हेलो बेटा, वेलकम ऑल ऑफ यू माय चैनल जीवीएन जीवन एजुकेशनल एकेडमी। चलिए आप लोगों के लिए एक चैप्टर है। चैप्टर का कौन सा नाम है? पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। क्या नाम है? कौन सा है? फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना आप लोगों की कुछ इस प्रकार से होती है। की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। जो कलरफुल पत्तियां होती हैं वो, ठीक, ये आपकी क्या है? कलरफुल पत्तियां हैं। ये है आप लोगों की पुष्प की संरचना। ये क्या है? आप लोगों की है पुष्प की संरचना। अब पुष्प की संरचना में अगर हम देखें तो इसमें मेन 4 पार्ट होते हैं। कितने होते हैं? 4, जिसमें से 2 जो आपके आते हैं वो सहायक जनन अंग में आते हैं, जैसे कि ये कलरफुल वाली पत्तियां और ग्रीन वाली पत्तियां। और गुलाब की संरचना आप लोगों ने देखी होगी, हरी वाली पत्तियां होती हैं, लाल पत्तियां होती हैं। तो जो हरी पत्तियां होती हैं उनको बाह्यदल कहते हैं, और जो लाल पत्तियां होती हैं उनको क्या कहते हैं? दलपुंज कहते हैं। तो ये है तुम्हारा आपका बाह्यदल। कौन सा है? बाह्यदल। और ये है आपका दलपुंज। दलपुंज, जो लाल पंखुड़ियां होती है ना उसको दलपुंज कहते हैं, यानी कि दल कहते हैं, दलपुंजों का समूह। ठीक है, अब ये जो पूरा पोर्शन है आपका, ये इतना, इस इतने को क्या कहते हैं? जयांग। क्या होता है? जयांग। और ये इतना जो आपका पोर्शन होता है वो क्या होता है? पुमंग। पुमंग। ठीक है, तो पुष्प की सहायक जनन अंग में बाह्यदल दलपुंज आते हैं और मुख्य जनन अंग में आते हैं पुमंग और जयांग। अभी आगे इसकी संरचना अलग से बनाएंगे। ये आपका आता है पुष्पासन। क्या आता है आपका? पुष्पासन। पुष्पासन, जहां से सारे पुष्प के अंग निकलते हैं ना उसी को क्या कहा जाता है? पुष्पासन कहा जाता है। जहां से पुष्प के सारे अंग निकले उसको क्या कहते हैं? पुष्पासन। यहां से देखो सारे पुष्प के अंग निकल रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे? पुष्पासन कहेंगे। ठीक है, चलिए अभी आगे देखते हैं इसमें। तो अभी हमने पुष्प की संरचना पढ़ी, जिसमें क्या थे? 2 तो आपके थे सहायक जनन अंग, दलपुंज और बाह्य दलपुंज। 2 आपके मुख्य जनन अंग थे, जो कि था जयांग और पुमंग, यानी कि जिसको पुंकेसर और स्त्रीकेसर भी कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये जो संरचना है हमारी, ये ठीक, खास कर करके ये इतनी पूरी, इसको हम लोग कहते हैं जयांग, यानी कि स्त्रीकेसर। ठीक, जयांग कह दो या जो स्त्रीकेसर कह दो। ये आगे वाला पोर्शन है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। ठीक, इसको क्या कहते हैं? वर्तिका। ध्यान से देखो बेटा, आगे है तो आग्र लिखा हुआ है, वर्तिकाग्र, और ये क्या होगा? अंडाशय। ठीक, ध्यान से देखिए, आगे वाला काग्र, वर्तिकाग्र, फिर उसके बाद में वर्तिका, फिर उसके बाद में अंडाशय। ये पुष्पासन होता है, जैसे कि अभी मैंने बताया था, पुष्पासन। ठीक, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। क्या होता है? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ठीक, अब ये आपका हो गया जयांग। अब अगर हम इसको इस तरीके से देखें, इस वाली संरचना को, ये पूरी पोर्शन क्या हो गई? जयांग। अब इसको क्या कहते हैं? पुमंग, यानी कि पुंकेसर। क्या कहते हैं? पुंकेसर। ठीक, देखो ध्यान से एक बात, ये हो गया। इसको क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। ठीक, इसको क्या कहते हैं? पुंकेसर। अब आते हैं, देखो ये जो हमारा होता है इसको क्या कहते हैं? परागकोश, और इसको क्या कहते हैं? तंतु। ठीक, ये आपकी संरचना हो गई। तो ये हमारे जो 2 हैं इनको क्या कहते हैं? मुख्य जनन अंग। इनको क्या कहते हैं? मुख्य जनन अंग। ठीक, ये हमारे क्या है बेटा? मुख्य जनन। जो पुष्पीय पौधों में जनन की प्रक्रिया होती है वो लैंगिक होती है। कौन सी होती है? लैंगिक। अब जब लैंगिक होगी तो नर और मादा युग्मक का निर्माण का होना। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं नर युग्मक का निर्माण। क्या देखते हैं? नर युग्मक का निर्माण। ठीक, तो सिंपल सी बात है बेटा, नर युग्मक का निर्माण कहाँ से होगा? का निर्माण कहाँ से होता है? नर जनन अंग से होता है। कहाँ से होता है? नर जनन अंग से होता है। और नर जनन अंग हमारा इसमें मेन कौन सा आता है? ये वाला आता है, जिसमें इस वाली संरचना को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? परागकोश। इसको क्या कहते हैं? परागकोश। तो परागकोश से हम देखते हैं कैसे निर्माण होता है नर युग्मक को,
और नर युग्मक को क्या क्या कहते हैं, अभी देखो बता रहे हैं आपको। सबसे पहले परागकोश को अगर हम यहाँ से बीच से ऐसे करके ऐसे काट दें तो हम देखते हैं कि परागकोश की संरचना कुछ हमें इस तरीके से दिखाई देती है। इस तरीके से हमको परागकोश की संरचना कुछ जो है मिल करके हमें मिलती है, तैयार होकर के मिलती है, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर हम इसको इस तरीके से देखेंगे तो हमें ये संरचना मिलेगी। तो इसमें जो है वो 4 कोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं? 4 प्रकोष्ठ होते हैं, ठीक। अब ये परागकोश के अनुप्रस्थ काट की संरचना है। अब इसको अगर हम अच्छे से डिटेल में देखें, अगर इस इतने पूरे पोर्शन को लें तो हमें ये जो संरचना है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, ठीक। यहाँ पे ये जो हमारा होता है संवाहक होता है, ये क्या होता है? संवाहक, संवाहक ऊतक, जो क्या करता है? पोषक पदार्थों को खींच कर लेकर के आता है। जब लेकर के आता है तो ये हमारी परत कौन सी है? बाह्य परत। उसके बाद में कौन सी आती है? मध्य परत। उसके बाद में कौन सी आती है? अंतः परत। और उसके बाद में कौन सी आती है? टैपिटम, ठीक। बाह्य परत, मध्य परत और उसके बाद में अंतः परत। इस तरीके से हमारा बन जाता है, ठीक। और इसके बाद में जो यहाँ पे बीच में एक कोशिका होती है, उस कोशिका को कहा जाता है मातृजनन कोशिका। क्या कहा जाता है? मातृजनन कोशिका। यहाँ पे कौन सी कोशिका होती है? मातृजनन कोशिका, ठीक है। कौन सी कोशिका होती है? मातृजनन कोशिका। अब एक चीज़ बेटा समझते हैं कि आप लोगों से ये पूछा जाता है कि टैपिटम परत क्या है। तो टैपिटम परत वह होती है जो मातृजनन कोशिका को क्या करती है? पोषण प्रदान करती है। मातृजनन कोशिका को पोषण प्रदान करने वाली कोशिका टैपिटम किसमें होती है? 2n में। मातृजनन कोशिका विभाजन करती है, अर्धसूत्री विभाजन, उसके बाद में कई सारे समसूत्री विभाजन करती है। तो कई सारे जो है कोशिकाओं का निर्माण करती है। फिर ये जो कई सारी कोशिकाएं होती हैं धीरे 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 विकसित होकर के क्या बना लेती हैं? परागकण बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं? परागकण बना लेती हैं। तो ये जो हमारी संरचना है वो अपरिपक्व, परिपक्व परागकोश की संरचना है, ठीक। उसके बाद में परिपक्व परागकोश की संरचना क्या होती है? परिपक्व परागकोश की संरचना एक इधर से ओम बना दो, एक इधर से ओम बना दो, बस बन गई आपकी परिपक्व परागकोश की संरचना। बन जाएगी, बहुत आसान है, इजी फॉर्म में है। यहाँ पे संवहन ऊतक धीरे धीरे गायब हो जाता है और यहाँ पे परागकण जो होते हैं वो इस तरीके से बन जाते हैं। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखो। प्रत्येक कोष्ठ जो होता है 2 पाली, पहले जो परागकोश होता है वो 2 पालियों में बटा होता है। कितनी पाली में? 2 पाली में, एक ये और एक ये। उसके बाद में प्रत्येक पाली जो होती है 2 अन्य प्रकोष्ठों में डिवाइड होती है। कितने प्रकोष्ठ में? एक ये और एक ये। तो कितने हो गए? 4 प्रकोष्ठ हो गए। अब क्या होता है कि जब परागकोश परिपक्व होता है तो जो ये जो भित्ति होती है, ये जो यहाँ पे कोशिकाओं का समूह होता है, यहाँ पे जो कोशिकाएं होती हैं वो जैसे जैसे हमारा परागकोश परिपक्व होता है वो धीरे धीरे गायब हो जाती है। तो प्रकोष्ठों को डिवाइड करने वाली जो भित्ति होती है, अलग करने वाली जो परत होती है, वो धीरे धीरे परागकोश के परिपक्व होने से वो क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। जो मातृजनन कोशिका होती है, यानी कि लघु बीजाणु जनन मातृ कोशिका, लघु बीजाणु का निर्माण करने वाली जो मातृजनन कोशिका होती है वो क्या करती है? धीरे धीरे विभाजित होकर के परागकणों का निर्माण करती है। ठीक, बात समझ में आ गई। अब ये हमारा होता है परागकण। ये जो संरचना है वो कौन सी है? परिपक्व परागकोश की संरचना। परिपक्व परागकोश की संरचना। ठीक है, ये क्या है?
परिपक्व पराकोष की संरचना, और ये क्या है, अपरिपक्व पराकोष की संरचना। अब इसमें एक आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि लघु बीजाणु धानी किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ मेन पॉइंट जान लेते हैं। तो जो हमारा नर युग्मक होता है, नर युग्मक के कई सारे नाम हैं। कितने नाम हैं देखते हैं। नर युग्मक कह लो, चाहे जो है कह लो लघु बीजाणु, लघु बीजाणु, ठीक, या है जो है बीजाणु कह लो, या जो है कह लो क्या कहते हैं, परागकण, ठीक। ये तीन का मतलब एक ही है, ये तीनों क्या है, एक ही है। तो अब ध्यान से समझ लेना। अब यहीं से मिलता जुड़ता आता है, इनका निर्माण कहाँ पे होता है, लघु बीजाणु धानी में, बीजाणु धानी में, ठीक। तो ये जो हमारे प्रकोष्ठ होते हैं, 4 प्रकोष्ठ जो अभी हमने बताए हैं, क्या बताए हैं, प्रकोष्ठ, ठीक। उन प्रकोष्ठों को ही क्या कहा जाता है, लघु बीजाणु धानी कहा जाता है, ठीक है। तो ये है, ये है, ये है, ये है, ये हमारे जो कक्षक 4 चैम्बर हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, लघु बीजाणु धानी कहा जाता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लघु बीजाणु का निर्माण किस प्रकार से होता है। परागकोश में होता है, परागकोश जो होता है 2 पालियों में बढ़ता है, 2 पालियां प्रत्येक अन्य 2 प्रकोष्ठों में बढ़ जाती हैं, यानी कि 4 प्रकोष्ठ हो जाते हैं। उन्हीं में सबसे बाह्य परत होती है, बाह्य परत, मध्य परत, अंता परत, बाहर वाली बाह्य परत, मध्य परत, अंता परत, और उसके बाद में एक परत होती है टैपिटम। टैपिटम किस में होती है, 2n में होती है। ये क्या करती है, पोषक पदार्थों को देती है। किसको देती है, मातृ जनन कोशिकाओं को देती है। मातृ जनन कोशिका कह लो, या लघु बीजाणु जनन कोशिका कह लो, या नर युग्मक जनन कोशिका कह लो, या जो है परागकण युग्मक जनन कोशिका कह लो, जो भी कह लो, ठीक है। तो ये हो गई। ज्यादातर करके पराग मातृ जनन कोशिका मिलता है, या लघु बीजाणु जनन मातृ कोशिका मिलता है, ठीक है। अब जैसे जैसे धीरे धीरे ये मातृ जनन कोशिका विभाजित होती है, विभाजन के फलस्वरूप कई सारी कोशिकाएं बनाती हैं। वो कई सारी कोशिकाएं क्या कर लेती हैं, प्रत्येक कोशिका परागकण का निर्माण कर लेती है। और वो जो हमारा परागकण होता है, वो जैसे जैसे परिपक्व होता है, वैसे वैसे प्रकोष्ठों को डिवाइड करने वाली जो कोशिकाओं की भित्ति होती है, वो धीरे धीरे गायब हो जाती है। तो 2 पालियां ही बचती हैं, एक ये और एक ये। जब विस्फोट हो जाता है, यहाँ से ये फट जाती है, फटने के बाद में, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा भित्ति है, यहाँ पे एक ही भित्ति है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ से फट जाता है। फटने के बाद में जैसे ये जब ये फटता है, तो फटने के बाद में परागकण बाहर निकल आता है। परागकण बाहर निकलता है तो वर्तिकाग्र पर पहुँचता है, ठीक है। तो ये था फिलहाल आप लोगों का नर युग्मक का जनन। अब आगे देखते हैं, चलिए देखते हैं बेटा मादा युग्मक का। तो इसमें मादा युग्मक के निर्माण में क्या होता है कि सबसे पहले जैसे हम लोगों ने जो सुनी थी, जो अभी पढ़ी थी इसके पहले, कौन सी संरचना, जयांग संरचना। जयांग संरचना कुछ ये वाली थी, ठीक, याद हो अगर आप लोगों को तो, ठीक। ये वाला वर्तिकाग्र, ठीक, और ये वाला वर्तिका, और ये वाला अंडाशय। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अब इसी में एक संरचना इस तरीके से ऐसे करके लगी होती है, जिसको क्या कहा जाता है, बीजांड। तो अगर एक बीजांड है तो एक अंडपी, और अगर अंडाशय में एक से अधिक बीजांड है तो बहुअंडपी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। बीजांड की संरचना कुछ आप लोगों की इस तरीके से बनती है, ठीक। अब ध्यान से देखना, फिर से वही इसमें हाल, बाह्य परत, मध्य परत और अंतः परत, ठीक। इसको क्या कहते हैं, बीजांड द्वार, और इसको क्या कहते हैं, निभाग। इसको क्या कहते हैं, हाइलम, और इसको क्या कहते हैं, बीजांड काय, ठीक। बीजांड काय में ही बेटा एक कोशिका होती है जिसको क्या कहा जाता है, गुरु बीजाणु जनन मात्र कोशिका। अभी इसके पहले हमने क्या पढ़ी थी, लघु बीजाणु जनन मात्र कोशिका। अब क्या पढ़ेंगे, गुरु बीजाणु जनन मात्र कोशिका। यहाँ पर एक होती है कौन सी, गुरु बीजाणु जनन मात्र कोशिका, ठीक। ये जो है किसका निर्माण करती है, भ्रूण कोशिका। अब हम पढ़ेंगे भ्रूण कोशिका,
निर्माण। ठीक, अब हम क्या पढ़ेंगे, भ्रूण कोश। ये हमारी कौन सी संरचना है, बीजांड। ठीक, यहाँ पे इस संरचना को क्या कहते हैं, इसके अंदर की संरचना बीजांड। ठीक, ये बीजांड की संरचना हो गई। ये जो है आप लोगों की जयांग की संरचना है। इसके बाद में आगे जो हम देखेंगे भ्रूण कोश की संरचना। गुरुबीजाणु जनन मातृ कोशिका क्या होती है, पहले अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो प्रत्येक जो 2 कोशिकाएं बनती हैं, एक बीजांड द्वार की तरफ आती है, एक निभाग की तरफ जाती है। तो एक केंद्रक यहाँ पे आता है, एक केंद्रक यहाँ पर आता है। फिर इसके बाद में इस केंद्रक का पुनः 2 बार समसूत्री विभाजन होता है। कितनी बार समसूत्री विभाजन होता है, 2 बार। तो जब एक बार होगा तो 2 कोशिकाएं बनेंगी। फिर से जब एक बार होगा तो यहाँ पे 2 की जगह पे कितनी कोशिकाएं बन जाएगी, 4 कोशिकाएं बनेंगी, है ना। तो इसको हम इस तरीके से बनाते हैं। पहले एक बार विभाजन हुआ तो ये बना, ये अर्धसूत्री विभाजन है। कौन सा है, अर्धसूत्री। उसके बाद में फिर कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री। तो क्या बनेगा, यहाँ पर 2 कोश केंद्रक। ठीक, फिर से कौन सा विभाजन हुआ, समसूत्री। तो यहाँ पे कितना बनेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर उसके बाद में क्या होता है, यहाँ से एक केंद्रक, एक केंद्रक, एक यहाँ से और एक यहाँ से आकर के बीच में आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है, बीच में। ठीक, 3 केंद्रक वहीं पे रह जाते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट है कि कैसे बनता है। देखो इसको यहाँ पे बनाए दे रहे हैं, यहाँ पे 3 केंद्रक यहाँ पे और 3 केंद्रक यहाँ पे। ठीक, और 2 केंद्रक यहाँ पे। ये 2 केंद्रक यहाँ पे मिल करके एक कोशिका बनाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, केंद्रीय कोशिका। ठीक, यहाँ पे ये जो 2 कोशिकाएं होती हैं वो कौन सी होती हैं, सहायक कोशिका। बीच में जो एक कोशिका होती है इसको क्या कहते हैं, अंड कोशिका। और ये जो तुम्हारी होती है इनको, इन तीनों को क्या कहते हैं, प्रतिव्यासान कोशिका। ठीक, अब केंद्रीय कोशिका को ध्रुवीय केंद्रक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुवीय केंद्रक। चलो बेटा अब आगे देखते हैं। देखिए, बीजांड द्वार में उपस्थित गुरुबीजाणु जनन मातृ कोशिका। गुरुबीजाणु जनन मातृ कोशिका में पहले अर्धसूत्री विभाजन, 2 केंद्रक बने, एक बीजांड द्वार की तरफ, एक निभाग की तरफ। फिर उसके बाद में समसूत्री विभाजन हुआ तो 2 से 4 केंद्रक बने, 2 अलग अलग ध्रुवों पर। फिर उसके बाद में समसूत्री विभाजन हुआ तो 4 केंद्रक बने। अब जब 2 बार समसूत्री विभाजन हो गया तो यहाँ से एक कोशिका, यहाँ से एक कोशिका, यहाँ से आकर के कहाँ पे आ जाती है, कि मध्य में। जब मध्य में आती है तो इसको क्या कहते हैं, केंद्रक में आती है, इसलिए इसको केंद्रीय कोशिका कहते हैं। ये दोनों मिलकर के एक ही कोशिका बनाते हैं। ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, एक ही कोशिका बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो हमारी ये वाली संरचना बनती है, इस संरचना को क्या कहा जाता है, ये जो हमारी भ्रूण कोश तो है ही, इसको हम क्या कहते हैं, भ्रूण कोश। और साथ में जो है हम इस संरचना को और क्या कहते हैं, 7 कोशिकीय तथा 8 केंद्रीय कोशिका। क्या कहते हैं, केंद्रीय कोशिका। अगर आप लोगों से पूछ दे कि 7 कोशिकीय तथा 8 केंद्रीय कोशिका क्या है, संरचना क्या है, तो आप लोगों को कौन सी संरचना बनानी है, भ्रूण कोश वाली संरचना बनानी है। ठीक है, अब इसीलिए यहाँ पे ये जो दोनों कोशिकाएं होती हैं वो केंद्रक होते हैं, वो एक कोशिका बनाती हैं। यहाँ पे ये जो 3 केंद्रक हैं, प्रत्येक तीनों केंद्रक एक एक कोशिका बना लेते हैं। एक केंद्रक एक कोशिका, एक केंद्रक एक कोशिका, एक केंद्रक एक कोशिका। यहाँ पे 2 केंद्रक पर एक कोशिका। इसीलिए कोशिकाएं कितनी बनती हैं, 1 2 3 4 5 6। कितनी कोशिकाएं बनती हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कितनी कोशिकाएं बनती हैं, 7। और केंद्रक कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने केंद्रक बनते हैं, 8।
फिर से बेटा देख लो, केंद्रक कितने बनते हैं? 8। कोशिकाएं कितनी बनती हैं? 7। ठीक है, कैसे? क्योंकि ये 2 केंद्रक मिलकर के एक ही कोशिका बनाते हैं, इसीलिए एक कोशिका कम हो जाती है। तो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय संरचना होती है। 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय संरचना होती है। 8 केंद्रीय संरचना। ठीक है, 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय संरचना को ही क्या कहते हैं? भ्रूण कोश कहते हैं। तो ये आप लोगों की भ्रूण कोश की संरचना बनकर तैयार होगी। इसमें ये होता है कि ये जो अंड कोशिका होती है, अंड कोशिका को ही मादा युग्मक कहते हैं या गुरु युग्मक कहते हैं। अंड कोशिका कह लो, गुरु युग्मक कह लो या मादा युग्मक कह लो। ठीक है, तो ये आप लोगों का हो गया। अब आगे देखते हैं, परागकण, और क्या देखते हैं? परागकण का अंकुरण, कण का अंकुरण, और क्या देखते हैं? परागण। क्या देखते हैं? परागण। ठीक, परागकण, परागकण का अंकुरण, और क्या होता है? परागण। तो परागकण क्या होता है? अभी हमने पढ़ा था परागकोश में परागकण बनता है। तो ये कुछ इस तरीके की संरचना बनती है आप लोगों की। ठीक, इसमें भी वही बाह्य परत और अंतः परत, 2 परतें, बाह्य परत और अंतः परत। इसमें एक केंद्रक और 2 केंद्रक होते हैं। कितने होते हैं? 2 केंद्रक। एक होता है तुम्हारा कायिक केंद्रक और एक कौन सा होता है? जनन केंद्रक। ठीक, एक केंद्रक कायिक केंद्रक, दूसरा केंद्रक जनन केंद्रक। और ये जो तुम्हारा, इसको क्या कहते हैं? जहां पे आवरण नहीं है उसको क्या कहते हैं? जनन छिद्र। क्या कहते हैं? जनन छिद्र। ठीक, ये क्या हो गया आपका? जनन छिद्र। यहां पे भरा हुआ द्रव्य छिद्र। अब ध्यान से देखो बेटा, क्या होता है कि जब परागकण कहाँ पे पहुंचता है? वर्तिकाग्र पर। ठीक, इसको पहले लिखते हैं, इसको बाद में लिखते हैं। परागकण, उसके बाद में परागण और उसके बाद में अंकुरण। ठीक, अंकुरण। तो परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया, ये वर्तिकाग्र होती है ना, अभी बताए हैं, ये वर्तिकाग्र है। तो परागकण का वर्तिकाग्र तक, यानी कि ये परागकण इस वर्तिकाग्र पर जब आएगा ना, तो परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? परागण। ठीक, ये है पूरी संरचना किसकी है? परागकण की। ये किसकी है? परागकण। और परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया परागण। परागण कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है। एक होता है स्वपरागण और एक होता है स्वपरागण, और एक कौन सा होता है? परपरागण। स्वपरागण कब होता है? जब स्वयं परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, स्वयं पहुंचता है। ठीक है, और परपरागण में क्या होता है? किसी माध्यम के द्वारा पहुंचता है, किसी माध्यम। जैसे क्या हो गया? जल, वायु, ठीक, कीट, पक्षी, ठीक, जंतु, मानव आदि के द्वारा जब ये पहुंचे तो ये क्या होगा? परपरागण। ठीक, जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है तब क्या होता है? ये परागकण श्लेष्मिक पदार्थों को अवशोषित करता है। क्या करता है? वर्तिकाग्र पर उपस्थित जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसको लेता है, जल के समान होता है उसको लेता है। लेने के बाद में ये अंकुरित होता है। अंकुरण हमने बताया ना, परागकण का अंकुरण, परागकण का अंकुरण। तो अंकुरण में क्या होता है कि जो हमारा परागकण होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। देखो, ठीक, इसमें क्या होता है
कि जो हमारा परागकण होता है, इसका जो जीव द्रव्य होता है पराग नलिका को बना लेता है। किसको बना लेता है? पराग नलिका को। तो पराग नलिका जो है हमारी इस वर्तिका से होते हुए यहाँ तक आती है। कहाँ तक आती है? अंड कोशिका तक आती है, जो भी हमने पीछे पढ़ा था। यहाँ पे जो हमारा कायिक केंद्रक होता है वो तो विभाजन में आता है, उसको छोड़ दो। जो हमारा जनन केंद्रक होता है, तो जो यहाँ पे कायिक केंद्रक होता है उसको छोड़ दो, कायिक केंद्रक की तो कोई बात ही नहीं है। ठीक, जो जनन केंद्रक होता है, कौन सा? जनन केंद्रक। जनन केंद्रक जो होता है ना, ये दो भागों में बंटता है। जनन केंद्रक ही जो हमारा होता है कितने भागों में बंटता है? दो नर युग्मक बनाता है। क्या बनाता है? दो नर युग्मक बनाता है। तो ये यहाँ से जनन केंद्रक जब हमारा आता है ना, तो जनन केंद्रक ही क्या करता है? दो नर युग्मक बना लेता है। तो जनन केंद्रक अब जो होता है ये हमारा इस तरीके से आता हुआ चला आता है। ठीक, इसकी बात ही नहीं है। ये जो हमारा जनन केंद्रक है वो दो नर युग्मक बनाता है। ठीक, तो ये होता है परागकण का अंकुरण। तो अंकुरण क्या होता है कि दो केंद्रक होते हैं, एक कायिक केंद्रक, एक जनन केंद्रक। कायिक केंद्रक का कोई मतलब नहीं होता है। जनन केंद्रक जो होता है वो क्या करता है? दो नर युग्मक का निर्माण करता है। कितने नर युग्मक? दो नर युग्मक। तो परागकण की संरचना क्या होती है? बाह्य परत, अंतः परत, जनन क्षेत्र और जनन केंद्रक। जनन केंद्रक क्या होता है? और दो नर युग्मक का निर्माण करता है। कायिक केंद्रक जो कि कायिक है, कायिक कोश का उसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो ये था आप लोगों का। अब आगे देखते हैं कि निषेचन किस प्रकार से होता है। ठीक है, ठीक है बेटा, अब देखते हैं आप लोगों का क्या है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। निषेचन की प्रक्रिया बेटा क्या होती है कि निषेचन एक जटिल प्रक्रिया है। तो जटिल प्रक्रिया में क्या आता है? पहले होता है इसमें 3 अवस्थाओं में इसको बांटा जाता है। कितनी अवस्थाओं में? 3 अवस्थाओं में। एक कौन सा आता है? निषेचन पूर्व अवस्था। और एक कौन सा आता है? निषेचन पूर्व अवस्था। और एक आता है निषेचन अवस्था। ठीक है, और एक आता है आपका निषेचन पश्चात अवस्था या पश्चावस्था। ठीक, अब देखो निषेचन पूर्व अवस्था में क्या होता है? नर युग्मक तथा मादा युग्मक का निर्माण। मादा युग्मक का निर्माण। ठीक, का निर्माण। और क्या आता है? परागण। और क्या आता है? पराग कण का अंकुरण। ठीक, ये सब अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसमें ये प्रोसेस होती है, नर युग्मक का निर्माण, मादा युग्मक का निर्माण, परागकण और परागकण का अंकुरण। तो निषेचन पूर्व अवस्थाएं, ये निषेचन की पहले की अवस्थाएं हैं। तो निषेचन प्रक्रिया में पहले क्या होगा? नर युग्मक बनेगा, मादा युग्मक बनेगा, यानी कि परागण होगा, यानी कि परागकण का वर्तिका तक पहुंचेगा। फिर उसके बाद में परागकण का अंकुरण होगा, यानी कि जनन केंद्रक विभाजित होकर के दो नर युग्मक का निर्माण करेगा, नर मादा युग्मक का निर्माण। उसके बाद में आती है निषेचन अवस्था। उसके बाद में बेटा क्या आती है? निषेचन अवस्था। तो निषेचन अवस्था में हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारा क्या होता है? निषेचन और द्विनिषेचन आता है। इसमें हमारा क्या आता है बेटा? निषेचन, निषेचन और क्या आता है? द्विनिषेचन। ठीक, निषेचन और क्या आता है? द्विनिषेचन। निषेचन और क्या आता है? द्विनिषेचन। निषेचन में क्या होता है कि जब हमारा एक नर युग्मक, यहाँ पे अंड कोशिका, सहायक कोशिका, केंद्रीय कोशिका और जो यहाँ पे हमारा क्या होता है? प्रतिव्यासन कोशिकाएं। जब नर युग्मक क्या होता है? इस यहाँ पे ये हमारे क्या हैं? दो नर युग्मक हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे।
जब नर युग्मक अंड कोशिका से संयुग्मित होता है तो किसका निर्माण करता है? ये जो प्रक्रिया है इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? निषेचन। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन। अब ये क्या कहलाता है? निषेचन, जिससे क्या बनता है? युग्मनज। क्या बनता है? युग्मनज। क्या बनता है? युग्मनज। ठीक है। तो उसके बाद में द्विनिषेचन क्या होता है कि जब हमारा निषेचन के पश्चात दूसरा नर युग्मक, कौन सा? दूसरा नर युग्मक, निषेचन के पश्चात दूसरा नर युग्मक। अब यहाँ पे तो निषेचन हो गया, युग्मक तो बन गया, है ना। दूसरा नर युग्मक हमारा किससे जुड़ता है? ध्रुवीय कोशिका से। तो इस वाली प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? द्विनिषेचन। इसको क्या कहते हैं? द्विनिषेचन। और इससे हमारा क्या बनता है? भ्रूणपोष। क्या बनता है? भ्रूणपोष। चलो अब उसको थोड़ा समझ लो। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होता है कि निषेचन क्या होता है? जब एक नर युग्मक अंड कोशिका से जुड़ता है। किससे जुड़ता है बेटा? अंड कोशिका से। ठीक। तो जब एक नर युग्मक अंड कोशिका से जुड़ता है तो वो किसका निर्माण करता है? युग्मनज। और युग्मनज आगे चल करके किसका निर्माण कर लेता है? नए पौधे का, यानी कि बीज बनता है, बीज से नया पौधा। ठीक है। अब इधर से देखते हैं, ये आगे भ्रूण बनाता है, यानी कि ये आगे क्या बनाता है? भ्रूण। और भ्रूण से फिर क्या बनता है? बीज। ये आगे क्या बनाता है? भ्रूण। अब ध्यान से देखिए बेटा, निषेचन के पश्चात क्या बनता है? भ्रूण। क्या बनता है? भ्रूण। भ्रूण जो कि क्या होता है? 2n। ठीक। और द्विनिषेचन के पश्चात क्या बनता है? भ्रूणपोष जो कि क्या होता है? 3n। ठीक। अब देखिए यहां पे दो केंद्रक हैं, एक केंद्रक किसका? अंड कोशिका का, एक केंद्रक नर युग्मक कोशिका का। तो जब हमारा एक केंद्रक नर युग्मक कोशिका से संलयित होता है, नर युग्मक जो होता है वो अंड कोशिका से जुड़ता है, तो इसको क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। और निषेचन के पश्चात युग्मनज बनता है। और युग्मनज जो है वो दो केंद्रीय यानी कि द्विगुणित संरचना है जो आगे किसका निर्माण कर लेती है? भ्रूण का। ठीक। भ्रूण आगे विकसित होकर के बीज बनाता है। अब जब ये निषेचन की क्रिया हो जाती है तो उसके पश्चात क्या होता है कि दूसरा नर युग्मक किससे जुड़ता है? केंद्रीय, ये जो हमारी केंद्रीय कोशिका है यानी कि ध्रुवीय केंद्रक, उससे जाकर के जुड़ता है। जब केंद्रीय कोशिका से जुड़ता है तो इसमें हमारा क्या होता है? किसका निर्माण करता है? ये जो प्रक्रिया होती है इसको द्विनिषेचन कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? त्रिसंलयन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? त्रिसंलयन भी कहते हैं। तो त्रिसंलयन कह लें या जो है द्विनिषेचन कह लें, बात एक ही है। तो त्रिसंलयन क्यों होता है? क्योंकि इसमें 3 केंद्रक जुड़ते हैं। 2 केंद्रक तो पहले से ही थे, 1 केंद्रक बाद में हो गया, 3 केंद्रक हुए, इसलिए क्या हो गई? त्रिनिषेचन। अब उसके बाद में फिर ये जो त्रिनिषेचन बना, ये जो द्विकोशिकीय जो द्विनिषेचन हुआ, अब ये किसका निर्माण करता है? भ्रूणपोष का। किसका निर्माण करता है? भ्रूणपोष। अच्छा, भ्रूणपोष का कार्य क्या होता है? आप ध्यान से देखिए, अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो इतना पोर्शन हमारा बनना है नीचे वाला, ये बनना है भ्रूण, है ना। और ये जो ऊपर का पूरा पोर्शन है वो बनना है क्या? भ्रूणपोष। ठीक। जैसे कि नाम से ही पता चला है ये पोषण देने का काम करेगा इसको, है ना। तो भ्रूणपोष क्या काम करता है? भ्रूण को पोषण देता है। भ्रूणपोष कैसी संरचना है? 3 केंद्रीय। और भ्रूण कैसे संरचना है? 2 केंद्रीय। भ्रूण को पोषण कौन देता है? भ्रूणपोष। ठीक है। तो ये आप लोगों का था निषेचन और द्विनिषेचन। उसके बाद में देखते हैं निषेचन पश्चात अवस्था। क्या देखता है? वर्तिकाग्र, वर्तिका, परागकोश, बाह्यदल, दल गिर जाते हैं। ठीक। और क्या होता है? अंडाशय जो है
वो क्या बनाता है? फल बनाता है। अंडाशय क्या बनाता है? फल। भ्रूण क्या बनाता है? बीजांड, बीज बनाता है। और अंडाशय आवरण जो होता है फल आवरण बनाता है। फल आवरण, ठीक। बीजांड आवरण क्या बनाता है? बीजांड आवरण बीज आवरण बनाता है। क्या बनाता है? बीज आवरण, ठीक। तो ये थे आप लोगों के कुछ निषेचन पश्चात। निषेचन की कितनी अवस्थाएं होती है? 2 बताया था ना, निषेचन और द्विनिषेचन, है ना, द्विनिषेचन। और निषेचन पूर्व अवस्था कौन कौन सी होती है? युग्मक का निर्माण, परागण, और क्या होता है? अंकुरण, है ना, परागकण का अंकुरण, ठीक। ये था आप लोगों का निषेचन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार सरसरी नजर में देखते हैं। निषेचन पूर्व अवस्था में क्या होता है? नर युग्मक तथा मादा युग्मक का निर्माण होता है। नर युग्मक का निर्माण गुरुबीजाणुधानी से, यानी कि भ्रूण बीजांड से। बीजांड में भ्रूण कोश बनता है। भ्रूण कोश में अंड कोशिका होती है, ठीक है। भ्रूण कोश क्या है? 8 केंद्रीय और 7 कोशिकीय संरचना है। निषेचन अवस्था, उसके बाद में परागण होता है। परागण क्या होता है? परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया परागण। स्वपरागण, परपरागण। उसके बाद में क्या आता है? परागकण का अंकुरण। परागकण का अंकुरण कहाँ पे होता है? जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसके श्लेष्मिक पदार्थों को अवशोषित करके उसमें क्या होती है? पराग नलिका बनती है, और उसमें जो जनन केंद्रक होता है वो 2 नर युग्मक का निर्माण करता है, ठीक है। उसके बाद में क्या होती है? निषेचन अवस्था। निषेचन अवस्था में कितनी अवस्थाएं होती है? 2। एक होता है निषेचन। निषेचन में क्या होता है? बताया था, जब एक नर युग्मक अंड कोशिका से मिलता है तो निषेचन। निषेचन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? भ्रूण। युग्मनज, युग्मनज आगे किसका निर्माण करता है? भ्रूण। और भ्रूण आगे बीज में बन जाता है, ठीक है। ये द्विगुणित कोशिका है। द्विनिषेचन क्या होता है? द्विनिषेचन की प्रक्रिया क्या होती है? जब दूसरा नर युग्मक, निषेचन के पश्चात जब दूसरा नर युग्मक किससे जाकर के जुड़ता है? यानी कि ध्रुवीय केंद्रक से, यानी कि केंद्रीय कोशिका से जब जुड़ता है तो वो किसका निर्माण कर लेता है? वो जो है निर्माण कर लेता है किसका? भ्रूणपोष का। और भ्रूणपोष का क्या कार्य करता है? वो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। भ्रूणपोष कैसी संरचना है? त्रिकेंद्रीय संरचना है। उसके बाद में फिर क्या आता है? निषेचन पश्चात अवस्था। वर्तिकाग्र, वर्तिका, परागकोश, बाह्य दल, दल आदि सब क्या हो जाते हैं? सूख करके, झड़ के गिर जाते हैं। बीजांड जो होता है बीज का बनाता है। अंडाशय जो है फल बनाता है। अंडाशय आवरण जो होता है वो फल आवरण बनाता है, और जो बीजांड आवरण होता है वो बीज आवरण का निर्माण करता है। ये आप लोगों का इतना फिनिश हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। चलिए बेटा देखते हैं आप लोगों के कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको बारे में भी जान लेते हैं। भ्रूणपोष, जैसे कि अभी हमने बताया था, भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, ठीक है। अब परिभ्रूणपोष क्या होता है कि कुछ ऐसे बीज होते हैं, कुछ ऐसे क्या होते हैं? बीज होते हैं, जैसे चुकंदर, काली मिर्च। इनमें क्या होता है कि जो बीज का जब निर्माण होता है ना, तो परिभ्रूण का मतलब भ्रूण के बाहर वाला। तो भ्रूण के बाहर क्या होता है? बीजांड। तो बीजांड का कुछ भाग रह जाता है, उसको क्या कहते हैं? परिभ्रूणपोष कहते हैं। यानी कि ऐसे बीजों में जिनमें क्या होता है कि भ्रूण के बाहर वाला भाग, यानी कि बीजांड भाग कुछ रह जाता है, उसको क्या कहते हैं? परिभ्रूणपोष बीज कहते हैं। जैसे चुकंदर और काली मिर्च हो गया। भ्रूण किसे कहते हैं? तो भ्रूण जो होता है जहाँ से मूलांकुर और प्रांकुर होता है, जहाँ से जड़ और तना निकलता है, तो वो जो हमारा पोर्शन होता है उसको क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। और भ्रूण के विकास के समय क्या होता है? भ्रूणपोष पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, कुछ बीजों में क्या रह जाता है? भ्रूणपोष रह जाता है। भ्रूणपोष को ही एल्ब्यूमिनस कहते हैं। भ्रूणपोष को ही क्या कहते हैं? एल्ब्यूमिनस कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्ब्यूमिनस कहते हैं।
तो क्या होता है कि जिन बीजों में भ्रूणपोष रह जाता है, भ्रूणपोष क्या हो जाता है, रह जाता है, उनको क्या कहते हैं, एल्बुमिनस बीज कहते हैं। जैसे गेहूं, मक्का, मक्का का आप लोगों को बीज पता होगा, कुछ इस तरीके से ऐसे करके ऐसे संरचना बनती है, ठीक है। तो ये तुम्हारा भ्रूणपोष रह जाता है, ठीक है, भ्रूणपोष। तो क्या होता है कि जिनमें भ्रूणपोष रह जाता है वो एल्बुमिनस बीज, और जिनमें भ्रूणपोष नहीं रहता है वो गैर एल्बुमिनस बीज। जैसे मटर, मूंगफली, उसमें भ्रूणपोष पूरा का पूरा अवशोषित कर लिया जाता है, बीज में भ्रूणपोष नहीं बचता है, इसमें भ्रूणपोष बचता है, ठीक है। अब तो ये तुम्हारा देखिए, जिनमें बीजांड बचे वो परिभ्रूणपोष बीज, जिनमें भ्रूणपोष बचे वो एल्बुमिनस बीज, और जिनमें भ्रूणपोष नहीं बचे वो गैर एल्बुमिनस बीज, ठीक है। अब इन्हीं को हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, द्विपत्री बीज, है ना, द्विपत्री बीज। और इसको क्या कहते हैं, एक पत्री बीज, है ना, यही तो कहते हैं। बीज की प्रसुप्त अवस्था क्या होती है, बीज के परिपक्व होने से लेकर के बीज के अंकुरण होने तक की अवस्था। जैसे बीज पक गया, तुमने उसको सुखा के रख लिया, और जब बीज को सुखा के रख लिया, अब वो रखा रहेगा। जैसे गेहूं बीज बना, उसको रख लिया, सुखा के रखे रहे, जब तक उसको आप बोएंगे नहीं उसका अंकुरण नहीं होगा। तो बीज के परिपक्व होने से लेकर के बीज के अंकुरण होने तक की प्रवस्था, ये जो समय होता है, ये जो काल होता है, उसी को क्या कहते हैं, बीज की प्रसुप्त अवस्था कहते हैं, जिसमें बीज निष्क्रिय रूप में पड़ा रहता है। बीज पक गया, पड़ा रहेगा, सो रहा है, सोता, बीज पड़ा हुआ है। प्रसुप्त अवस्था का मतलब सो रहा है बीज पड़े पड़े। और जब उसको हमने बो दिया, वो जब अंकुरित हो गया, तो बीज के पकने से लेकर के बीज के अंकुरित होने की प्रवस्था, यानी कि बीच में जब तक कि बीज सो रहा है, बीज की कौन सी, प्रसुप्त अवस्था, ठीक है। सत्यफल कौन से होते हैं, अब हमने बताया था कि अब यहाँ पे काम आएगा। सत्यफल वो होते हैं जिनका निर्माण कहाँ से होता है, अंडाशय से होता है। कहाँ से होता है, अंडाशय से होता है। वो क्या कहलाते हैं, सत्यफल कहलाते हैं। और असत्य फल क्या कहलाते हैं, जिनका निर्माण अंडाशय से नहीं होता है, नहीं होता है। तो जब अंडाशय से नहीं होता है तो किससे होगा, जो हमारा सेब होता है, कौन सा होता है, सेब। सेब एक ऐसा फल है जिसका निर्माण कहाँ से होता है, पुष्पासन से, पुष्पासन से, अभी बताया था ना पुष्पासन, ठीक। तो आभासी फल कौन से होते हैं, जिनका निर्माण अंडाशय से ना होकर के पुष्प के अन्य किसी भाग से होता है। जैसे अंडाशय हो गया, अंडाशय से नहीं होगा ना, तो जैसे क्या हो गया, पुष्पासन हो गया, ठीक। पुष्पासन के बाद में वर्तिकाग्र हो गया, वर्तिका हो गया, या जो है तुम्हारा अन्य किसी भाग जैसे दल या बाह्य, इस तरीके से, यानी कि पुष्पासन मेन रहता है, इससे हो गया, तो उसको क्या कहते हैं, आभासी फल कहते हैं। आसंग जनन किसे कहते हैं, जब जनन की प्रक्रिया क्या हो, निषेचन से ना हो, यानी कि युग्मक निर्माण से ना हो, किसी अन्य तरीके से हो, तो इसको क्या कहते हैं, असंग जनन कहते हैं। बहुभ्रूणता किसे कहते हैं, अधिकांश जो होता है क्या होता है, एक बीज में एक भ्रूण होता है, ठीक। और जब क्या हो, एक से अधिक भ्रूण हो, क्या हो, एक से अधिक भ्रूण हो, तो उसे क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं। जब एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूण हो तो उसे क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के थे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स जो कि खत्म हो गए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। अब आगे जो नया टॉपिक होगा वो नया चैप्टर शुरू किया जाए।